Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome to the third and final lecture of thermodynamics. आज हमें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने हैं। इसमें आपके पास पेपर के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ठीक है, और जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स भी हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी नो डाउट्स ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में ये कहता है कि इन विच प्रोसेस, आपसे प्रोसेस पूछ रहा है, द इंटायर हीट सप्लाइड ऑफ द गैस, जो हीट सप्लाई हम गैस को देंगे, इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी, यानी कि जितनी भी आप हीट सप्लाई करें वो सारे के सारे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो हीट होती है Q, वो किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए? जीरो। ठीक है, और कौन से प्रोसेस में वर्क की जीरो होती है वैल्यू? आइसोकोरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसोकोरिक प्रोसेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है किसी सिस्टम की? हमने ये पढ़ा था कि भाई जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टी कांस्टेंट होता है। टी का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने एक और रिलेशन भी पढ़ा था कि भाई जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसी सिस्टम के अंदर जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर इंटरनल, अच्छा इसका करेक्ट आंसर तो ये है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछा जाए तो अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसकी चेंज किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर। तो ये तीन जो है वो करेक्ट मेथड है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सो दैट्स द करेक्ट वन। ठीक है, लेकिन चेंज पूछता तो आप उसकी चेंज जीरो के बराबर कर देते। ओके, सो मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और जो तीसरा है वो क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की जो टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। वो हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। वी कॉल दैट एनर्जी एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि अगर CV बराबर है 5/2 × R, तो CP का आपके पास आंसर क्या आने वाला है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। देखें, हमने ये रिलेशन पढ़ा था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है? R के बराबर है। CV की जगह पर वैल्यू पुट करें, CP माइनस CV की जगह पर रखेंगे 5/2 × R, और इस साइड भी हमारे पास क्या है? R। ये पूरा टर्म नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा। तो CP किसके बराबर होगा? CP बराबर होगा 5/2 × R प्लस R। ठीक है, अब 5/2 प्लस R इंटू R प्लस R को सॉल्व करेंगे तो यू गॉट 7/2 × R। तो देखें, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 7/2 × R या 7R/2 भी आप उसे कह सकते हैं। सो दैट्स अ करेक्ट मेथड टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। चलें फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि हम जब गैस लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो गैस लॉ में हमारे पास एक ये रिलेशन बनता है, ये किसके बराबर है? भाई बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे सब्स्टिट्यूट कर देना है? R डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, अब यहाँ पर जो R है उसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है 8.314। ठीक है, और ये जो Na डिनोमिनेटर में है इसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, और एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23 एंटिटीज आर पार्टिकल्स। तो अगर आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.38 × 10⁻−23। ठीक है, अगर इसका यूनिट भी लिखना चाहें तो जूल केल्विन इनवर्स इसका यूनिट है। और ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम कहते हैं के। और ये के हमारे पास क्या कहलवाता है? ये के हमारे पास कहलवाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो दिस के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो R/N है ये किसके बराबर है? के बराबर है, व्हिच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
कहता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर एक रिलेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कौन सा गैस लॉ कहते हैं? इसको आप कहते हैं आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं। तो ये दर हकीकत आइडियल गैस लॉ होता है, जिसमें दो तीन लॉज जो है ना वो मिक्सअप में होते हैं। एक लॉ होता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसको आप बॉयल्स लॉ कहते हैं। एक होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको आप चार्ल्स लॉ कहते हैं। एक होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये वॉल्यूम नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो होना चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर। तो एक और रिलेशन बनेगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको आप गेल-यूज़ेक्स लॉ कहते हैं। तो इन तीनों लॉज को हम कंबाइन करके ये रिलेशन बनाते हैं, कौन सा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी कॉल दिस वन एज आइडियल गैस लॉ। ओके, सो 7th नंबर क्वेश्चन है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर। ये मैं आपको पहले थ्योरी में बता चुका हूँ, जब टायर बस्ट होता है तो वहां से हवा निकलती है, और वो जो एग्जांपल है उस रैपिड एस्केप ऑफ एयर का, हवा निकलने का, वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलवाता है? वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलवाता है। ये बड़े फास्ट प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। मैंने एक एग्जांपल ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में, और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था आपको जो हवा में साउंड ट्रेवल करता है वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि व्हिच रिलेशन डिस्क्राइब्स आइसोथर्मल प्रोसेस। नीचे कुछ रिलेशंस हैं, उनमें आइसोथर्मल प्रोसेस हमें ढूंढना है। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो के बराबर होनी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने पहले बताया इंटरनल एनर्जी की चेंज क्या होनी चाहिए? जीरो के बराबर। तो आपने वो इक्वेशन देखनी है जिसमें इंटरनल एनर्जी ना हो। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फर्स्ट वन में नहीं है, सो ए इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि व्हेन द रेट ऑफ गैस चेंजेस, जब गैस का रेट अमाउंट चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, जबकि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, द गैस सेड टू बी अंडर, तो गैस किस प्रोसेस के अंदर होगी? देखिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम दे देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये है कि 273 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में वो कितना टेम्परेचर कहलवाएगा? बड़ा सिंपल सा मेथड है, हमें पता है ये सारी अरेंजमेंट, ये हम वैसे भी जो ना प्रीवियसली रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो हम रिलेशंस को अगर आपस में इंटरचेंज करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका? हमारे पास आंसर कुछ यूं आता है कि जो डिग्री सेल्सियस होती है, जो क्या होती है डिग्री सेल्सियस, वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है K-273। ठीक है, इसको हम 0.5 में भी कंसीडर कर सकते हैं, -273.15 जो है ना इस अरेंजमेंट में। तो अब केल्विन हमें गिवन है व्हिच इज 273 केल्विन। 273 केल्विन के अरेंजमेंट में हमने क्या करना है? C is equal to 273 minus 273.15। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है -0.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी गलत नहीं है कि हम 273 के कंपैरिजन में भी इसको लिख सकते हैं। तो -0.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर लेके चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज द फैक्टर अपॉन व्हिच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा यू। किस पर डिपेंड करती है? ये मैं थ्योरी में बता चुका था आपको। इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच थिंग? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो डेल्टा यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म। हमसे मैथमेटिकल फॉर्म पूछ रहा है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो किसी सिस्टम की है जिसकी वेरिएशन यहाँ पर फिगर में दी हुई है। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, देखें कुछ भी नहीं। कर्व को देख लें, कर्व पर नाम कौन सा दिया हुआ है? आइसोथर्म। तो आइसोथर्म में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो आपने वो इक्वेशन पुट करनी जिसमें इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व ना हो। तो इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है? जिसमें Q की वैल्यू क्या हो? जीरो के बराबर हो जाए। तो आपने वो देखना है जिसमें Q इन्वॉल्व ना हो। इसमें भी Q इन्वॉल्व है, इसमें भी Q इन्वॉल्व है, इसमें भी Q इन्वॉल्व है, इसमें Q इन्वॉल्व नहीं है। हम इस चीज को फिलहाल डिस्कस नहीं करते कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो सिर्फ एडियाबेटिक कंडीशन के ही बारे में पूछा गया। चलें
अच्छा, अगर पूछता कि ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है तो हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं, करेक्ट वन, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव एक्सपेंशन में ही होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। कह रहा है कि अच्छा ये कितना पीछे वाला 13, ये 14 है। ओके, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी मोर। नीचे ये 3 फिगर हैं, किसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? जल्दी से मुझे बता दें इसका आंसर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो दर हकीकत क्या होती है? स्टेट वेरिएबल। हाँ, चेंज कांस्टेंट नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं, बल्कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है ना, तीनों प्रोसेस के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? जीरो के बराबर। लेकिन खुद जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। चलो नेक्स्ट चलें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोथर्म। यहाँ पर जो है वो आइसोथर्म ग्राफ है, तो नीचे वो कौन सा आइसोथर्म है? भाई ये आइसोथर्म नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है डी, और डी है वैसे, क्योंकि आइसोथर्म कर्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये ग्राफ बनता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में है फॉर गैस आर डिवाइडेड बाय सीवी इज इक्वल टू 0.67, है ना, आर डिवाइडेड बाय सीवी की हमें गिवन है 0.67। कह रहा है कि गैस किस की मेडअप है? मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, या पॉली एटॉमिक है? तो हमें ढूंढना है इस चीज का। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। आर डिवाइडेड बाय सीवी वो किसके बराबर है हमारे पास? 0.67। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो आर की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? सीपी माइनस सीवी। तो आर की जगह पर मैं पुट करूंगा सीपी माइनस सीवी। ठीक है, इसको इक्वेशन को डिवाइड करूंगा सीवी के साथ, व्हिच इज 0.67। ओके, अब ये सीवी इसको भी सीपी को भी डिवाइड कर रहा है, सीवी को डिवाइड कर रहा है, दोनों को अलग अलग दे दे। तो सीपी माइनस सीवी डिवाइडेड बाय सीवी इज इक्वल टू 0.67। सीवी सीवी गेट कैंसिल 1, और सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है? गामा के। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0.67। ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 0.67। अगर 1 प्लस 0.67 करेंगे तो यू गॉट 1.67। तो 1.67 हमारे पास कौन सी गैस थी जिसमें गामा की वैल्यू 1.67 गिवन थी आपके पास? कुछ गैस जल्दी से मुझे बता दें। जी, कौन सी गैस थी जिसमें 1.67 थी? मैंने वैल्यूज आपको बताई थी शायद। 1.67 इज फॉर व्हाट गैस? हाँ, करेक्ट वन, मोनो एटॉमिक इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने अरेंज करना है। आर की जगह पर मैंने सीपी माइनस सीवी पुट किया, फिर डिवाइड किया सीवी के साथ, दोनों को अलग अलग, सो वी गॉट इट्स आंसर। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है डिवीजन है किसकी? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी सीवी। ठीक है, तो डिवीजन में कौन सी है? डिवाइड इसको कौन सा कर रहा है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। इसका रेशियो किसके बराबर है? देखें हमने एक रिलेशन पढ़ा था ये वाला, समझिएगा इसको। सीपी डिवाइडेड बाय सीवी किसके बराबर है? गामा। और मैंने क्या बताया था? गामा इज ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ पर सीवी डिवाइडेड बाय सीपी है। ठीक है, तो सीवी डिवाइडेड बाय सीवी का क्या मतलब है? 1/गामा। तो ये इसका इनवर्स हो गया। तो इनवर्स का क्या मतलब है? लेस देन 1। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। इसका करेक्ट आंसर ए है। देखिए सीवी डिवाइडेड बाय सी इनवर्स हो गया ना, तो इनवर्स का क्या मतलब है? कि वो लेस देन 1 आंसर देगा आपको। वैसे भी हमें पता है कि जो मतलब सीपी होती है वो ग्रेटर होती है सीवी से, तो डिनोमिनेटर का जितना नंबर ज्यादा होगा आंसर 1 से उतना छोटा आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पर सॉल्व किया। 18 की तरफ चलते हैं। 18 में क्या कहता है कि एक हाइड्रोजन गैस है जिसमें सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए है। हाइड्रोजन गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए। फिर कह रहा है ऑक्सीजन गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू बी। ये दोनों बी के बराबर हैं। पूछ रहा है कि ए और बी में आपस में क्या रिलेशन है? देखिए मैंने बताया था आपको कि फॉर एनी गैस सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होती है? हमेशा आर के बराबर होती है। अगर ये आर के बराबर है तो ए भी आर के बराबर, बी भी आर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी, सी ऑप्शन। क्योंकि दोनों आर के बराबर है तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। सो इसी के साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। थर्मोडायनामिक्स के ऑप्शंस जो है ना, ऑब्जेक्टिव्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तब तक के लिए जो है वे मेहनत करें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को। रटने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो सकता है। अल्लाह।